हमारी चाहतों के सिलसिले यूं ही चलते जाएंगे, हमारी चाहतों के सिलसिले यूं ही चलते जाएंगे, ना आप पास आ सकेंगे ना हम दूर जा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज आपका स्वागत करते हैं एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो में, जिसके अंतर्गत आपकी फरमाइश पर हम लोग बात करने वाले हैं। वो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट का अ चाइल्ड इज बॉर्न। जी हाँ, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हम लोग पहले प्रश्न के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है द हॉस्पिटल वॉज वेरी अनकोऑपरेटिव अबाउट। देखिए यहाँ पे पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल जो है वह बहुत अनकोऑपरेटिव है। किस चीज को लेकर के भाई? तो अनकोऑपरेटिव का मतलब होता है असहयोगात्मक, यानी सहयोग नहीं करता है हॉस्पिटल। किस चीज में सहयोग नहीं करता हॉस्पिटल? तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो आपका चैप्टर है अ चाइल्ड इज बॉर्न, तो चाइल्ड के बॉर्न होने के बाद जो है ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर के, स्तनपान को लेकर के हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के स्टाफ जो है वह काफ़ी अनकोऑपरेटिव होते हैं। वो ज़्यादा इस पे जो है वह पेशेंट्स को या अन्य लोगों को कोऑपरेट करना उचित नहीं समझते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि हॉस्पिटल वाज वेरी अनकोऑपरेटिव अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, यानी हॉस्पिटल जो है वह ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर के, स्तनपान को लेकर के बहुत अनकोऑपरेटिव होता है। क्लियर है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिए कि हॉस्पिटल जो है वह ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर के अनकोऑपरेटिव होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है क्लियरली इन्फेंट एंड मदर मोर्टेलिटी इज ग्रेटर इन। कहते हैं कि साफ शब्दों में स्पष्ट तौर पर शिशु और मातृ मृत्यु दर जो है वह अधिक है। तो शिशु और मातृ मृत्यु दर जो है वह किसमें अधिक है बाबू? तो जो ट्रेडिशनल बर्थ है, जो पारंपरिक जन्म की पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों में जो है वह मातृ मृत्यु दर जो है, मातृ शिशु मृत्यु दर जो है वह बहुत अधिक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जो ट्रेडिशनल बर्थ हैं, उन ट्रेडिशनल बर्थ्स में जो है वह इन्फेंट और मदर मोर्टेलिटी रेट जो है वह क्या है? ग्रेटर है। यानी शिशु, इन्फेंट मतलब क्या होता है बाबू? शिशु, और मदर मतलब माता, और मोर्टेलिटी मतलब होता है मृत्यु दर। तो मातृ शिशु मृत्यु दर जो है वह ट्रेडिशनल बर्थ में क्या है बाबू? ज्यादा है, पारंपरिक जन्म पद्धतियों में ज्यादा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है मैरिड वीमेन। मैरिड वीमेन मतलब शादीशुदा महिलाएं डू नॉट बिकम मेंबर्स ऑफ देयर न्यू फैमिली। न्यू फैमिली कौन? ससुराल पक्ष का लोग। तो शादीशुदा महिला जो है वह ससुराल वाले पक्ष का, परिवार का हिस्सा तब तक नहीं मानी जाती है अनटिल दे हैव, जब तक कि उनको नहीं हो जाता है। क्या नहीं हो जाता है? देखिए, अगर किसी महिला की शादी होती है, वो ससुराल चली जाती है, तो ससुराल वाले लोग जो है उसको अपना परिवार का हिस्सा नहीं मानते हैं। कब तक? जब तक कि वह महिला एक बच्चे को जन्म ना दे दे। और जैसे ही वह महिला उस एक बच्चे को जन्म दे देती है, ससुराल वाले उसको अपना फैमिली मेंबर कंसीडर करना क्या कर देते हैं? प्रारंभ कर देते हैं। वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैरिड वीमेन, शादीशुदा महिला डू नॉट बिकम मेंबर्स ऑफ देयर न्यू फैमिली, वह अपने परिवार का सदस्य नहीं बनती है अनटिल, जब तक दे हैव, जब तक दे हैव बॉर्न अ चाइल्ड, जब तक कि वह एक बच्चे को जन्म ना दे देती है। बच्चे को जन्म देने के बाद जो है वह ससुराल पक्ष के लोग उसको अपना परिवार का हिस्सा मानने लगते हैं। बिना बच्चे के जन्म दिए उसको अपने ससुराल का हिस्सा नहीं मानते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये पूरा का पूरा वीडियो, सारा एकदम क्वेश्चन जो है वह इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप कहीं मत जाइएगा, स्किप भी मत कीजिएगा। आई होप सो कि ये वीडियो देखने के बाद अ चाइल्ड इज बॉर्न चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम लोग बड़े पैमाने पर इसका डिस्कशन करने वाले हैं और सारा क्वेश्चन चुन चुन करके लाए हैं जो एग्जाम में एकदम निश्चित तौर पर आएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन है हु आर ऑल एज्यूम टू बी अनजस्ट एंड विंडिक्टिव। देखिएगा यहां पे क्या है, हु आर ऑल एज्यूम टू बी अनजस्ट एंड विंडिक्टिव। किसको जो है वह विंडिक्टिव माना जाता है? देखिए यहां पे क्या है, अनजस्ट माना जाता है, विंडिक्टिव माना जाता है, किनको माना जाता है? तो देखिए यहां पे कि जब किसी महिला की शादी होती है, जब किसी लड़की की शादी होती है, वो ससुराल जाती है, तो वहाँ पे जो सासू माँ होती हैं वो बड़ा विंडिक्टिव होती हैं, बदला लेने के भाव से काम करती हैं। वो जो है वह क्या है कि थोड़े से जो है वह अट्रैक्टिव होती हैं, थोड़े से जो है वह अटैकिंग होती है, ठीक है ना। तो थोड़े से अटैकिंग होती है खास करके जो है वह बहू पर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मदर्स इन लॉ। यानी मदर्स इन लॉ जो है, माँ जो है वह क्या होती है? अनजस्ट एंड विंडिक्टिव होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी उस लड़की की जो सासू माँ होती हैं वो अनजस्ट एंड विंडिक्टिव होती है। क्लियर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है दैट अ वीमेन कुड लूज हर ऑन नेम and become known as the mother of her firstborn is regarded in West as। देखिए क्या है कि हम लोग अगर ग्रामीण परिवेश में देखते हैं तो क्या होता है कि किसी लड़की की शादी होती है, वो ससुराल जाती है, बच्चे को जन्म देती है, तो वहां पर क्या होता है कि शादी के बाद उसको अपने नाम से नहीं पुकारा जाता है, बल्कि उसको फलना की बहू, फलनी की बहू कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे ही वो बच्चों को जन्म देती है तो बच्चों को जन्म देने के बाद उनके जो पहले संतान होते हैं उनके नाम से पुकारा जाती है, फलनी की माँ, चिलनी की माँ, इस तरह से उनको क्या किया जाता है? बुलाया जाता है। मतलब उसका अपना नाम जो है वह क्या हो जाता है? गौण हो जाता है और वह अपने बच्चों के नाम से जानी जाती है। तो इस चीज को जो है वह पश्चिमी देश के लोग किस तरह से ट्रीट करते हैं, उनको ये चीजें कैसा लगता है? देखिए यहाँ पे ध्यान से, दैट ए वीमेन कुड लूज हर ऑन नेम, कि महिलाएं एक अपना नाम जो है वह क्या कर देती हैं? खो देती हैं, अपनी पहचान खो देती है। एंड बिकम नोन एज द मदर ऑफ हर फर्स्ट बोर्न, और अपने पहले संतान के माँ के रूप में जानी जाती है। इनको पश्चिमी देश में लोग किस तरह से रिगार्ड करते हैं? तो देखिए यहाँ पे क्या है कि पश्चिमी देश के लोग जो है इसको आउटरेगुअस, आउटरेगुअस का मतलब होता है बेतुका, बेहुदा, बेढंगा समझते हैं। यानी इस चीज को एकदम फालतू समझते हैं, बकवास समझते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो जिसकी आइडेंटिटी है, जो जिसका नाम है, उसको उसी नाम से बुलाना चाहिए। ये पश्चिमी मुल्क के लोग सोचते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। निश्चित रूप से ये सब प्रश्न संभावित है, प्रोबेबल है आने वाले एग्जाम में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है इन विच चैप्टर चाइल्ड बर्थ एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स आर शोन। किस चैप्टर में चाइल्ड बर्थ यानी बच्चों के जन्म एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप और माता पिता और बच्चों के संबंध को जो है वह दिखाया गया है? किस चैप्टर में बच्चों के जन्म से संबंधित बातें की गई है? किस चैप्टर में बच्चे और माता पिता के संबंधों को दर्शाया गया है? तो वो चैप्टर कौन सा है बाबू? तो वो चैप्टर है ए चाइल्ड इज बॉर्न। कौन सा चैप्टर बाबू? अ चाइल्ड इज बॉर्न। बात इस चैप्टर से रिलेटेड कंसेप्ट की कर लेते हैं। तो अ चाइल्ड इज बॉर्न जो है वह क्या है? एक एसे है। क्या बाबू? एसे है। और इसके जो एसेइस्ट हैं वो हैं जर्मेन ग्रीर। कौन है बाबू? जर्मेन ग्रीर। और ये जर्मेन ग्रीर जो है वह ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से बिलोंग करती हैं? ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। और इनको जो है वह फेमिनिस्ट राइटर के रूप में जाना जाता है। किस राइटर के रूप में जाना जाता है? फेमिनिस्ट राइटर के रूप में जाना जाता है। बात हम लोग द अर्थ की कर लेते हैं। तो द अर्थ जो है वह एक शॉर्ट स्टोरी है। क्या बाबू? शॉर्ट स्टोरी। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है वह H.E. वेट्स हैं। कौन है? H.E. वेट्स। और इस चैप्टर का जो एक कैरेक्टर रहता है उसका नाम रहता है जॉनसन। और जॉनसन क्या रहता है? टेनेंट फार्मर रहता है। ये सब चीजें आपको एकदम याद होनी चाहिए। अगला जो ऑप्शन हमारा है वो है
द आर्टिस्ट के लेखक कौन है? सिगा नोया। द आर्टिस्ट क्या होता है? तो एक शॉर्ट स्टोरी है। क्या है? शॉर्ट स्टोरी है। और इसका जो चीफ कैरेक्टर होता है से वही होता है जो कि 12 इयर्स ओल्ड जापानीज बॉय रहता है। क्लियर है? आई हैव ए ड्रीम क्या है? तो आई हैव ए ड्रीम एक स्पीच है और इसके जो लेखक हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ों को हम लोगों को याद रखना है। जितना ज़्यादा आप वीडियो देखेंगे, बार बार देखेंगे, उतना ज़्यादा आपको चीज़ें याद रहेगी और फिर बहुत मजा आएगा तब जब आपसे परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तब चलते हैं प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ। हु इज द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस अ चाइल्ड इज बॉर्न? कौन जो है वह लेखक है अ चाइल्ड इज बॉर्न के? देखिए यहाँ पे अ चाइल्ड इज बॉर्न के लेखक कौन है? जर्मेन ग्रीर। कौन है बाबू? जर्मेन ग्रीर। और जर्मेन ग्रीर के बारे में आपको पहले ही बताया गया कि यह फेमिनिस्ट राइटर है। ये क्वेश्चन जो है वह बहुत बार पूछा गया है। ये क्या है? फेमिनिस्ट राइटर है। कहाँ से बिलोंग करती हैं? ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। ये याद रखेंगे हम लोग। और इनका जो जन्म हुआ है वो 1939 में, 1939 में इनका जन्म हुआ है। ये भी हम लोगों को याद रखना है। क्लियर है? इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। उन रचनाओं में जो है वह फीमेल यूंच, द चेंज है ना, उसके बाद जो है वह क्या है, और भी बहुत सारी रचनाएं हैं जिस पर हम लोग आगे बात करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। A child is born is an extract from the author's book named. A child is born जो कि एक ऐसे हम लोगों को पता है, ये एक निचोड़ है लेखक की किस किताब से। लेखक के उस किताब का नाम क्या है जिस किताब से उनकी ऐसे ए चाइल्ड इज बॉर्न लिखी गई है या ए चाइल्ड इज बॉर्न ली गई है। तो कहते हैं क्या कि उस किताब का नाम है सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। यही वो किताब है, सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। यही वो किताब है जिस किताब से जो है वह ए चाइल्ड इज बॉर्न नामक ऐसे को लिया गया है। और यह किताब भी जर्मन ग्रीर के द्वारा ही कंपोज की गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए आप इसको निश्चित रूप से याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जर्मेन ग्रीर वॉज बॉर्न इन, ईस्वी के पहले कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? इन। जर्मेन ग्रीर जो है वह क्या रहते हैं बाबू? फेमिनिस्ट राइटर रहते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। और इनका जन्म कब होता है? 1939 में, 1939, 1939 में इनका क्या होता है बाबू? जन्म होता है। इनकी कुछ रचनाएं जिसके बारे में जान लेते हैं। फीमेल यूंच, देखिएगा ध्यान से। उसके बाद द चेंज, सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। ये सब इनकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है। आप इसे निश्चित रूप से याद रखेंगे, बहुत बार ये सब पूछा गया है। फीमेल यूंच, द चेंज, सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। तो इस प्रकार से राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जर्मन ग्रीर वॉज बॉर्न एंड एडुकेटेड इन। जर्मन ग्रीर का जन्म कब हुआ था और उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? तो जर्मन ग्रीर का जन्म जो है वह कब हुआ था और उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? तो जर्मन ग्रीर जन्मी भी थी ऑस्ट्रेलिया में और उनकी शिक्षा दीक्षा भी कहाँ हुई थी? ऑस्ट्रेलिया में। और कब हुई थी? तो 1939 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये हम लोगों को याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, इसको आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, द ऑथर बिलीव्स दैट सोशियो कल्चर प्रैक्टिसेस आर डिजाइन टू सूट द इंटरेस्ट ऑफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ऑथर यानी लेखिका जो जर्मन ग्रीर है वो ये बात विश्वास करती हैं कि सोशियो कल्चर प्रैक्टिसेज, जो हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक जो है वह रीति रिवाज है,
जो हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक जो है वह जो भी अवधारणाएं हैं वो बनाई गई है, और वो अवधारणाएं जो है वह किसके इंटरेस्ट को सूट करती है, किसके इंटरेस्ट के हिसाब से बनाई गई है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इनका ऐसा मानना है क्या कि जो हमारे यहाँ समाज का जो रीति रिवाज है, जो संस्कृति है, जो परंपरा है, वो मेल के इंटरेस्ट को सूट करता है, यानी पुरुषों के हिसाब से डिज़ाइन किया गया और महिलाओं को बस उसमें चिपका दिया गया, शामिल कर लिया गया। लेकिन जो भी चीज़ें बनाई गई है, जो सोशियो कल्चर प्रैक्टिस है हमारा, वो जो है वह पुरुषों के हिसाब से जो है वह बनाया गया है। ऐसा कौन मानती हैं? तो ऐसा मानती हैं जर्मेन ग्रीर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहता है द प्रेजेंट चैप्टर एक्सप्लोर्स द कल्चरल पिकुलियरिटीज ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट रिगार्डिंग पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एंड। देखिए यहाँ पे क्या है कि अभी हम लोग जो वर्तमान चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, अ चाइल्ड इज बॉर्न, जो कि क्या है बाबू, ए से, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने जानकारी ले लिया है। और इसमें जो है वह क्या है, वर्णन किया गया है, इसमें व्याख्या किया गया है। किस चीज़ की व्याख्या की गई है? कल्चरल पिकुलियरिटीज, सांस्कृतिक भिन्नताओं की। अलग अलग देश का, अलग अलग समाज का संस्कृति अलग अलग होता है। तो पश्चिमी देशों में और पूर्वी देशों में इनकी सांस्कृतिक भिन्नताएं क्या है, किस प्रकार की है, खास करके जो है वह पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को लेकर के और चाइल्ड बर्थ को लेकर के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यानी लेखिका कहती हैं क्या कि पूर्वी और पश्चिमी देशों में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप यानी माता पिता और बच्चों के बीच का संबंध जो है, और चाइल्ड बर्थ यानी बच्चों को के जन्म को लेकर के क्या क्या विभिन्नताएं हैं, किस प्रकार का रिचुअल्स और कस्टम है, उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है द हॉस्पिटल रिफ्यूज टू बिलीव दैट द प्रेग्नेंट वेमेन वाज इन। देखिए यहाँ पे क्या है कि कहता है कि हॉस्पिटल जो है वह शुरुआत में रिफ्यूज कर देता है कि जो है वह महिला जो है, गर्भवती महिला जो है वह सेकेंड स्टेज लेबर में है। फर्स्ट स्टेज लेबर को फॉल्स पेन बोलते हैं, सेकेंड स्टेज लेबर को हम लोग रियल पेन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, शुरुआत में जो है वह हॉस्पिटल स्टाफ ये मानने से इनकार कर देता है कि महिला को जो है वह सेकेंड स्टेज लेबर है। क्या है? सेकेंड स्टेज लेबर है, तब तक जब तक कि वो स्वतः बच्चों को जन्म देना शुरू ना कर देती हो। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कि हॉस्पिटल स्टाफ जो है वह रिफ्यूज कर देता है ये बात विश्वास करने से कि प्रेग्नेंट महिला जो है वह सेकेंड स्टेज लेबर में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहता है ऑन द ओकेजन म्यूजिकल प्रोग्राम इज गिवन बाय। कहता है कि ओकेजन का सबसे पहले आप लोग स्पेलिंग याद रखना। ओकेजन का मतलब होता है मौका या अवसर, और कहता है कि ऑन द ओकेजन यानी जो ओकेजन होता है, खास करके बच्चों की जो नेमिंग सेरेमनी होती है या फिर जो अन्य जो सेरेमनी होता है, उस पर जो है, जो उस अवसर पर, उस मौके पर जो है वह सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो प्रस्तुति है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो सांस्कृतिक कार्यक्रम की जो प्रस्तुति है वो महिला और लड़कियों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है बाबू? महिला और लड़कियों के द्वारा। खास करके जो नेमिंग सेरेमनी होता है, जो नेमिंग सेरेमनी 7वें दिन होता है, उस समय जो क्या होती हैं कि जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो जमा हो जाती हैं और ढोलक झाल आदि आदि बजा करके रात भर जो है वो गीत गाती हैं, गाना गाती हैं, पूरा आनंद लेती हैं, पान भी खाती हैं। पुरुष इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं करते, बस वो थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ करके चले जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो है वह महिलाएं और लड़कियां जो होती हैं वो रात भर जग करके जो है वह म्यूजिकल प्रोग्राम को जो है वह क्या करती हैं? शो करती हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है द सेरेमनी इज हेल्ड। द सेरेमनी इज हेल्ड, ये सेरेमनी मतलब होता है उत्सव। ये जो उत्सव है वो आयोजित किया जाता है। किसके लिए आयोजित किया जाता है? देखिए, बच्चों के जन्म का उत्सव का आयोजन जो है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए किया जाता है। लेकिन कहा जाता है इट वुड बी बेटर इफ द बेबी इज बॉय, ताकि ये बेहतर होगा कि अगर लड़का जो बच्चा जो है वह लड़का हो तो वो उत्सव में और रंग जम जाता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये किताब में बोला गया, ठीक है। लेकिन क्या है कि उत्सव का आयोजन दोनों के लिए किया जाता है, गर्ल के लिए भी और बॉय के लिए भी। लेकिन ऐसा कहा गया कि अगर बच्चा बॉय हो
तो रंग थोड़ा और जमता है। बट यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाए, माफ करें सी हो जाएगा, ए और बी, यानी बॉय के लिए भी और गर्ल के लिए भी सेरेमनी का जो आयोजन होता है वो बॉय और गर्ल के लिए, दोनों के लिए होता है। आगे चलते हैं। इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर। देखिए लुक्ड आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है, बार बार पूछा जाता है। बाय द, इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाय द, बांग्लादेश में बच्चों की देखभाल की जाती है, किसके द्वारा भाई? तो देखिए बांग्लादेश में जो है ना पूरा परिवार बच्चों की देखभाल करता है, खास करके जो संयुक्त परिवार है, जो कंबाइंड फैमिली है, उस कंबाइंड फैमिली में क्या करता है कि पूरा परिवार बच्चों की देखभाल करता है, कोई नहा दिया, कोई खिला दिया, कोई सुला दिया, है ना। इस तरह से पूरा परिवार जो है वह क्या करता है, बच्चों की देखभाल करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, होल फैमिली। होल फैमिली का मतलब क्या होता है बाबू, पूरा परिवार, पूरा परिवार जो है वह देखभाल करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द प्लेस फॉर द वीमेन इज। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का मतलब होता है गर्भावस्था के दौरान, गर्भावस्था के दौरान। द प्लेस फॉर द वीमेन इज, महिला के लिए कौन सा स्थान होता है? तो देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोगों के जो समाज हैं, इन समाज में ऐसा देखा गया है कि जब शादी के बाद लड़कियां ससुराल जाती हैं, वहाँ गर्भवती होती हैं, तो उनको वापस मायके भेज दिया जाता है ताकि मायके में उनका प्रॉपर केयर हो सके। तो गर्भावस्था के दौरान क्या है, ज़्यादातर वो वक्त जो है वह अपने मायके में बिताती है। कौन? लड़कियां। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर मदर्स हाउस, अपने माँ के घर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हर मदर्स हाउस। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द प्लेस फॉर द वीमेन इज, गर्भावस्था के दौरान जो है वह महिला का जो घर होता है वो कौन सा होता है, कौन से स्थान में वो रहती है? तो वो रहती है अपने मायके में, यानी अपने माँ के घर में। क्लियर कट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ए वीमेन रेफर्स हर मदर्स हाउस बिकॉज। कहते हैं गर्भावस्था के दौरान जो है वह क्या है कि एक महिला को रेफर कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है हर मदर्स हाउस, मायके या उसकी माँ के घर। क्यों भाई, क्यों भेज दिया जाता है? तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि गर्भावस्था के दौरान जो है वह महिलाओं को मायके भेज दिया जाता है ताकि उसकी प्रॉपर देखभाल हो सके, उसका वहाँ ज़्यादा ख्याल हो सके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बिकॉज सी गेट्स प्रॉपर केयर देयर, क्योंकि वहाँ पे उसको जो है वह क्या है, ठीक ढंग से जो है वह देखभाल किया जाता है, उसका ठीक ढंग से परवाह किया जाता है, फिक्र किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। When a baby is born, it is an occasion of joy for। कहता है कि जब एक बच्चा जन्म लेता है, इट इज एन ऑकेजन, यह एक अवसर होता है, ऑफ जॉय, खुशी का, फॉर, किसके लिए? तो जब एक बच्चा जन्म लेगा, किसी भी परिवार में कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो ऐसा थोड़े ना है कि वो सिर्फ माता पिता खुश होंगे, नहीं, पूरा परिवार, पूरा समाज क्या हो जाता है, वो खुश हो जाता है और पूरा परिवार, पूरा समाज खुशी से नाचने गाने लगते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द होल फैमिली। यानी जब कभी भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो पूरा परिवार जो है वह क्या हो जाता है बाबू, खुश हो जाता है। पूरा परिवार के लिए ये खुशी का मौका होता है, खुशी का अवसर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा द होल फैमिली, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द नेमिंग सेरेमनी इज, देखिए यहाँ पे क्या है कि जो नेमिंग सेरेमनी होता है, बच्चों के नाम रखने का जो सिलसिला होता है, रखा जाता है, जो उत्सव होता है, जब बच्चा 7 दिनों का होता है, तो 7 दिनों का होता है व्हेन बेबी इज 7 days ओल्ड, व्हेन बेबी इज 7 days ओल्ड, जब बच्चा 7 दिनों का जो है वो होता है तो नेमिंग सेरेमनी होता है। और नेमिंग सेरेमनी काफ़ी सुंदर होता है, काफ़ी आकर्षक होता है,
लोग जमा होते हैं, पान खाते हैं, गाना बजाना करते हैं, बहुत सुंदर है। नए नए कपड़े बच्चों को दिया जाता है, उनकी माँ को दिया जाता है, बहुत शानदार उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द नेमिंग सेरेमनी इज लवली। कि जो नामांकन की जो प्रक्रिया है, नेमिंग सेरेमनी जो है वो बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही प्यारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस काउज डैश प्रॉब्लम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा गया है कई बार कि ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस काउज सोशल प्रॉब्लम। ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है? तो सबसे पहले तो देखिए कि ये लाइन जो है वह कहाँ से लिया गया है, ए चाइल्ड इज बॉर्न से लिया गया है। और कहा गया कि जितने भी प्रकार से तकनीक में जो परिवर्तन हो रही है, तकनीक में जो परिवर्तन है वो सामाजिक समस्याएं उत्पन्न कर रही हैं। एक मोबाइल का ही उदाहरण लेकर के हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये मोबाइल जो है वह क्या है, मोबाइल टेक्नोलॉजी है, इसका जो इन्वेंशन है परिवार को कहीं ना कहीं एक दूसरे से दूर कर दिया है। हम लोग सामने बैठ करके भी बात नहीं कर पाते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है वह क्या है कि एक सोशल इशूज, सोशल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सोशल। ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेज काउज सोशल प्रॉब्लम, यानी सभी प्रकार की जो है वह तकनीक में जो परिवर्तन है वह सामाजिक समस्याएं क्या कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। डैश विमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज। कौन महिलाएं, कहाँ की महिलाएं जो है वह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जाने से जो है वह मना कर दी। कहाँ की महिलाएं जो है वह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जाने से मना कर दी थी? तो कहा जाता है कि जो सूडानीज महिलाएं हैं, सूडान की रहने वाली महिलाएं, सूडानीज महिलाएं हैड गिवन अप, त्याग दी थी, छोड़ दी थी, गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाना जो है वह सूडान की महिलाओं ने छोड़ दिया था, त्याग दिया था। ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है परीक्षा का, आप इसे निश्चित रूप से क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। When a baby is born, it is an occasion for joyful। देखिए यहाँ पे क्या है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो यह जो उत्सव होता है, यह जो मौका होता है, ये मौका जो है वह खुशी का मौका होता है। किसके लिए भाई? तो पूरे परिवार के लिए। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो यह जो है एक अवसर होता है खुशी का, किसके लिए? तो पूरे परिवार के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, द होल फैमिली, यानी पूरा परिवार। ये पूरा परिवार के लिए खुशी का क्या होता है, मौका होता है। आगे देखते हैं। इन ट्रेडिशनल बर्थ इन्फेंट एंड मदर मोर्टेलिटी इज। कहता जो पारंपरिक जन्म की पद्धति है, पारंपरिक जन्म की पद्धति में शिशु और मातृ मृत्यु दर जो है वह क्या होती है, अधिक होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटर। ग्रेटर मतलब ज्यादा या अधिक। कि ट्रेडिशनल बर्थ में जो है वह पारंपरिक जन्म में इन्फेंट एंड मदर यानी शिशु और मातृ मृत्यु दर जो होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। अ डैश वीमेन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस टैबूज रिचुअल्स एंड कस्टम। देखिए यहाँ पे क्या है, कहते हैं कि किस महिला को जो है वह बहुत सारे रीति रिवाज, बहुत सारे जो है वह प्रथाओं को, बहुत सारे टोटका को जो है वह मानना होता है। तो वो जो है वह गर्भवती महिला होती हैं, प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, जिनको बहुत सारे जो है वह क्या है, टैबूज, रिचुअल्स और कस्टम, परंपरा को, संस्कृति को, रिवाज को, टोटका को मानना पड़ता है। तो वो कौन है भाई? तो वो है प्रेग्नेंट वीमेन, गर्भवती महिला। ठीक है ना, उनको बहुत चीज का जो है वह ख्याल रखना पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, इन बांग्लादेश रूफ ठोका। देखिएगा ये शब्द याद रखिएगा, रूफ ठोका इज अ काइंड ऑफ। बांग्लादेश में रूफ ठोका क्या है? तो बांग्लादेश में रूफ ठोका जो है वह फेरी टेल्स है, परियों की कहानी है, जो अमूमन घर की बड़ी महिलाएं जो है वह बच्चों को सोने टाइम सुनाया करती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि बांग्लादेश में जो रूफ ठोका है वो एक
फेरी टेल से परियों की कहानी है और ये परियों की कहानी बच्चों को सोने के टाइम में लोरी की तरह क्या किया जाता है, सुनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आप निश्चित रूप से इसे याद रखिएगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बार जल्दी से आप लोग चैनल को शेयर कर दीजिए। जो लोग नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। आप फटाफट जो है वह कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, कितना मज़ा आ रहा है वीडियो देख करके। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इन द डैश द हस्बैंड वाइफ ड्यू इंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी। कहते हैं कि कहाँ जो है वह पति पत्नी जो है वह अधिक स्वतंत्रता और अधिक जो है वह आज़ादी का आनंद उठा पाते हैं। तो देखिए क्या है कि पूर्वी देशों में तो ऐसी बातें नहीं है, पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा जो है वह गैप मेंटेन किया जाता है। तो पश्चिमी देशों में क्या होता है कि लोग, यानी खास करके कपल की बात कर रहे हैं, पति पत्नी की बात कर रहे हैं, वो ज़्यादा स्वतंत्रता और ज़्यादा इंडिविजुअलिटी का आनंद ले पाते हैं, ज़्यादा व्यक्तिगत ढंग से जी पाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इन द वेस्ट, पश्चिम में, द हस्बैंड वाइफ ड्यू इंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी, यानी पति पत्नी जो है वह अधिक जो है वह खुल करके जीवन का आनंद ले पाते हैं। दोनों के बीच में ज़्यादा स्वतंत्रता होती है, कोई ज़्यादा बंधन नहीं होता है। और यहाँ हम लोगों के यहाँ क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, बंधन होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहता है क्या कि इन डैश चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली। कहाँ जो है वह 5 साल के बच्चे या 6 साल के बच्चों की देखभाल पूरा परिवार करता है। कहता है किस देश में, किस जगह में 5-6 साल के बच्चों की देखभाल पूरा परिवार मिलकर के करता है। तो जी हाँ, यहाँ पे एग्जाम्पल बांग्लादेश का लिया गया है कि बांग्लादेश में क्या होता है कि 5-6 साल के जो बच्चे होते हैं उनकी देखभाल जो है वह पूरा परिवार करता है, उसके देखभाल की जिम्मेदारी पूरे परिवार की होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। कहता है जनरली अ प्रेग्नेंट वीमेन इज सेंट टू डैश होम फॉर चाइल्ड बर्थ। देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रायः देखा गया कि एक गर्भवती महिलाओं को भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है? किसके घर? तो उसकी माँ के घर, उसके पेरेंट्स के घर भेज दिया जाता है। क्यों भाई? चाइल्ड बर्थ के लिए। मतलब महिला गर्भवती होती है तो उसको जो है वह पेरेंट के घर या अपनी माँ के घर भेज दिया जाता है बच्चों के जन्म के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी पेरेंट्स हो जाएगा। यहाँ पे कहा गया कि जनरली प्रेग्नेंट वीमेन इज सेंट, गर्भवती महिला को भेज दिया जाता है टू हर पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर, फॉर चाइल्ड बर्थ, बच्चों के जन्म के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये प्रेग्नेंट वीमेन इज प्राइमरली केयर्ड बाय हर हस्बैंड देन किंग्सफोक देन अदर मेंबर ऑफ देयर फैमिली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि गर्भवती महिलाएं जो है उसका सर्वप्रथम ख्याल कौन रखता है? तो उसका सर्वप्रथम ख्याल उसका पति रखता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ए प्रेग्नेंट वीमेन इज प्राइमरली केयर्ड बाय हर हस्बैंड, यानी एक गर्भवती महिला जो होती हैं उनका जो है वह सबसे प्राथमिक ख्याल कौन रखता है? तो वो होता है उसका हस्बैंड। आगे चलिए, अगला प्रश्न है विच, ध्यान से देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क ऑफ जर्मेन ग्रीर। निम्नलिखित में कौन जर्मेन ग्रीर की रचना है? तो फीमेल लिविंच ये उनकी रचना है। सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी ये भी उनकी रचना है। द चेंज ये भी उनकी रचना है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये तीनों के तीनों जो है वह जर्मेन ग्रीर की रचना है, जो कि एक फेमिनिस्ट राइटर होती हैं। फीमेल लिविंच, सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी और द चेंज, ये तीनों के तीनों जो है वह इनकी क्या है? रचना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है क्लियरली इन्फेंट एंड मदर मोर्टेलिटी इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ इज ए लाइन टेकन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? स्पष्टतः
कि मातृ और शिशु मृत्यु दर जो है वह पारंपरिक जन्म में जो है वह अधिक है। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो स्वाभाविक बात है कि ये लाइन जो है वह चाइल्ड इज बोर्न से लिया गया है। चाइल्ड इज बोर्न क्या है? ए से है, यह भी याद रखना है। इसके इसेस्ट कौन है? तो जर्मेन ग्रीर है। जर्मेन ग्रीर कैसे राइटर रहती हैं? फेमिनिस्ट राइटर रहती हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं? ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। कब का जन्म है? 1939 1939 का जन्म है। कौन कौन सी रचनाएं करी हैं? फीमेल यूंच, द चेंज, सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, ये सभी उनकी इंपॉर्टेंट वर्क्स है। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। न्यू क्लॉथ्स आर ब्राउट फॉर, नए कपड़े लाए जाते हैं। देखिए जब नेमिंग सेरोमनी जो होता है, आपको पता होगा कि जो नेमिंग सेरोमनी है ये बच्चा जब 7 दिन का होता है उस दिन आयोजित किया जाता है। और नेमिंग सेरोमनी के दिन जो है वह क्या है कि बच्चे और बच्चों की माँ दोनों को जो है वह नया कपड़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी बोथ। बेबी को भी नया कपड़ा दिया जाता है और बेबी के माँ को भी, बच्चा को भी और बच्चा के माँ को भी जो है वह नया कपड़ा दिया जाता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहता द नेमिंग सेरेमनी इज हेल्ड व्हेन द बॉय इज या बेबी इज। देखिए यहाँ पे क्या है कि नेमिंग सेरेमनी का आयोजन कब किया जाता है? जब बच्चा कितने दिन का होता है? जी हाँ, जब बच्चा 7 दिन का होता है, 7 डेज। तो 7वें दिन जो है वह नेमिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। और इस दिन जो है वह क्या है, पूरा परिवार मिल करके जो है वह बहुत आनंद करता है, बहुत इंजॉय करता है, काफ़ी लवली मोमेंट होता है ये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेलिया किटजिंगर, देखिए यहाँ से सवाल पूछा गया है, विजिटेड एन इनॉर्मस मॉडर्न हॉस्पिटल फॉर बंटू पेशेंट्स। देखिए यहाँ पे क्या है, इन साउथ अफ्रीका इज ए लाइन टेकन फ्रॉम। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है कि सेलिया किटजिंगर ने जो है वो एक विशाल आधुनिक अस्पताल का निरीक्षण किया था, देखा था। किसके लिए वो अस्पताल था? तो बंटू पेशेंट्स के लिए। और वो जगह कौन सी थी? तो साउथ अफ्रीका जगह थी। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ये लाइन जो है वो ए चाइल्ड इज बोर्न नामक ऐसे से लिया गया है। कभी कभी यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु विजिटेड एन इनॉर्मस मॉडर्न हॉस्पिटल फॉर बंटू पेशेंट्स इन साउथ अफ्रीका? तो सेलिया किटजिंगर। या ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सेलिया किटजिंगर विजिटेड एन इनॉर्मस मॉडर्न हॉस्पिटल फॉर डैश। तो यहाँ पे बंटू पेशेंट्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको याद रखिएगा। ओवरऑल ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दे नो दैट डेथ अटेंड्स टू फ्रीक्वेंटली इन द ट्रेडिशनल बर्थ प्लेस। ये लाइन जो है वह कहाँ से लिया गया है? तो देखिए यहाँ पे क्या है कि मृत्यु जो है वह तेजी से आती है पारंपरिक जन्म की पद्धति में। तो यहाँ पे बच्चों के जन्म से रिलेटेड बात की गई है। तो स्वाभाविक है कि ये लाइन जो है वह कहाँ से लिया जाएगा? तो अ चाइल्ड इज बॉर्न से लिया जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अ चाइल्ड इज बॉर्न। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज वन ऑफ सेलिब्रेशन। पूरा जो प्रेगनेंसी का जो पूरा का पूरा कह सकते हैं कि मैटर जो है वह मुद्दा जो है, जब से गर्भवती होने की खबर मिलती है और बच्चों के जन्म तक का जो है, उसके बाद नेमिंग सेरेमनी तक का, ये पूरा का पूरा जो मैटर है ये किसी उत्सव से कम नहीं होता है। पूरे परिवार के लिए पूरा खुशी का माहौल होता है, पूरा उत्सव का माहौल होता है। तो यहाँ पे ये लाइन जो है वह कहाँ से लिया गया है? द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए प्रेगनेंसी है, गर्भावस्था है, तो चाइल्ड इज बॉर्न होगा ही, बच्चों का जन्म होगा ही। इस प्रकार से हम लोग इसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये लाइन भी कहाँ से लिया गया? अ चाइल्ड इज बॉर्न से लिया गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड की तरफ, और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेज के। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेज हैं जिससे का अर्थ पूछा जा सकता है आपसे, तो याद रखिएगा। हमारा पहला जो फ्रेज है उसमें एट वे। एट वे का मतलब होता है किसी चीज को दूर रखना, है ना, किसी चीज से बचना। एट द एक्सपेंस ऑफ का मतलब होता है किसी कीमत पर, किसी कीमत पर। और यहाँ पे देखिए इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के क्रम में, के क्रम में। इन रिस्पॉन्स टू का मतलब होता है के बदले में। यहाँ पे देखिए टुवर्ड्स ऑफ का मतलब होता है बचना, नजर गुजर आदि से बचना, उससे दूर रहना, उससे परहेज रखना। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना,
आगे भी कुछ फ्रेज है जिसको जरा देख लेते हैं हम लोग जल्दी में। टेक केयर ऑफ का मतलब होता है परवाह करना, और लुक एट का मतलब होता है देखना। लुक एट का मतलब क्या होता है? देखना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, ताकि आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाए और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।